Hello friends, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Lives. तो फ्रेंड्स ये वीडियो होने वाली है अप्रैल मंथ के लास्ट वीक के बारे में, दैट इज अप्रैल 4th वीक, जहां पर हम 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट आप लोगों के लिए आएंगे एंड आई एम डैम श्योर इसमें से बहुत सी चीजें आप लोगों को आपके सीयूईटी में भी देखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बुक है, ये नाम है इसका संस्कृति का 5वां अध्याय। तो ये बुक लॉन्च हो गई है, 18 अप्रैल को लॉन्च हुई थी जब हम वर्ल्ड हेरिटेज डे बना रहे थे। कहाँ पर लॉन्च हुआ था ये, कहाँ पे लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही थी? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली में जो है, वहां पर ये बुक लॉन्च हुई। इस बुक के एडिटर कौन है? प्रभात ओझा। बुक लिखी नरेंद्र मोदी जी ने है, बट एडिटर प्रभात ओझा है। और फॉरवर्ड जो है, मतलब फॉरवर्ड जो है, वो श्री राम बहादुर राय ने लिखा है। पब्लिशर है प्रभात प्रकाशन। तो प्रभात प्रकाशन की तरफ से ये बुक जो है ये लॉन्च की गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, अमरावती दुनिया की पहली सिटी बनने वाली है जो पूरी की पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो अमरावती जो है, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड जो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। ऐसा चंद्रबाबू नायडू, जो इस समय आंध्र प्रदेश के सीएम है, उन्होंने बताया। और आपको पता होना चाहिए अमरावती आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है। इसके बाद बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर, नाम है इनका के पाठक। बेटा ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं, मतलब नए चीफ बन गए हैं 1990 बैच के बिहार कैडर के ऑफिसर। इसके बाद फ्रेंड्स, दुनिया के टॉप 100 हॉस्पिटल्स की लिस्ट आई है। और ये लिस्ट किसने दी है? ये लिस्ट दी है न्यूज वीक एंड स्तातिस्ता। तो न्यूज वीक और स्तातिस्ता के द्वारा ये जो लिस्ट है ये तैयार की गई है। और इस लिस्ट के हिसाब से जो एम्स दिल्ली है, ये दुनिया के टॉप 100 हॉस्पिटल्स में आता है। हालांकि पोजीशन थोड़ी कम है, 97th है, बट फिर भी बहुत अच्छी है। अगर हम मेदांता की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन 146 है। पीजीआई में, मतलब जिसको पीजी पीजी आईजी बोलते हैं, मतलब पीजीआई बोलते हैं, चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है PGI MER, पीजीआई चंडीगढ़। उसकी रैंक 228 है। ये कुछ बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, मैं बताऊं, इन द वर्ल्ड, मतलब इन इंडिया ऑल्सो। तो एम्स दिल्ली, मेदांता, PGI चंडीगढ़। और दुनिया के टॉप 5 हॉस्पिटल्स में यूएसए में है मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक है यूएसए में सेकंड बेस्ट, कनाडा में है टोरंटो जर्नल, यूएसए में है जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल, स्वीडन में है कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो ये दुनिया की कुछ टॉप 5 बेस्ट हॉस्पिटल्स की लिस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा का ये साल बढ़िया रहा। इन्होंने एनडब्ल्यू यू पॉच इनविटेशनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट, टोक्यो में गोल्ड और पेरिस में सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैज वॉन गोल्ड मेडल एट एनडब्ल्यू यू पॉच इनविटेशनल, जो इवेंट साउथ अफ्रीका में हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स, रोहित शर्मा जो है ये ऑफिशियल फेस बन गए हैं ऑफ T20 मुंबई लीग सीजन 3। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। T20 मुंबई लीग सीजन 3 का नया फेस रोहित शर्मा। जिनको नहीं पता आपको बता दूं, T20 मुंबई लीग सीजन जो है ये 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, बट 2019 से 24 तक कोई भी इवेंट इसका हुआ नहीं, क्योंकि एक तो कोविड आ गया, उसके बाद डिले पर डिले होता गया। तो अब सीजन 3 आ रहा है, मतलब 6 साल के गैप के बाद सीजन 3 आ रहा है मुंबई T20 लीग का। और इसमें जो एलुमनाई आपको नोटेबल एलुमनाई दिखेंगे वो है शिवम दुबे, तुषार देश पांडे, शम्स मुलानी। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को पता है पोप फ्रांसिस, इनका देहांत हो गया, जो कि 1.4 बिलियन कैथोलिक्स के लीडर माने जाते हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 88। ही वॉज बॉर्न इन 1936, डाइड इन 2025, और मंडे ईस्टर के दिन मरे एट द एज ऑफ 88। और आपको बता दूं 2013 में ये पोप बने थे। ही सक्सीडेड पोप बेनेडिक्ट 16। तो बेनेडिक्ट 16 के बाद बने थे ये पोप फ्रांसिस। 12 साल तक पोप बने रहे, वेटिकन सिटी में बैठे रहे। और ही वॉज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन एंड द फर्स्ट जेसूट पोप, जिनका असली नाम जो है वो है जॉर्ज मारियो बर्गोगिलो। जॉर्ज मारियो बर्गोगिलो, अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था, अगर मैं बात करता हूं पोप फ्रैंकिस की। एंड ही इज अ फर्स्ट पोप, पिछले 100 सालों में ये पहले पोप है जिनको वेटिकन के बाहर दफनाया जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट। ही इज
like he was buried at Santa Maria Basilica, sorry, बेसिलिका सेंटा मारिया मैग्योरियो, मैग्योरियो या फिर मैग्योरे, सेंटा मारिया मैग्योरे बेसिलिसा रोम में इनको दफनाया गया। ओवर 100 years इज द फर्स्ट पोप टू बी बरीड आउटसाइड वेटिकन। और जो ट्रेडिशन है ना पोप का कि मतलब 3 कॉफिन्स में पोप को दफनाया जाता है, तो पोप फ्रैंकिस ने फैसला लिया था कि बरी मी इन सिंगल वुडन एंड जिंक कॉफिन। तो मुझे कोई वो 3 3 कॉफिन्स मत दीजिएगा, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी बरीड इन सिंगल वुडन जिंक कॉफिन, दैट्स इट। इसके बाद फ्रेंड्स 22 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड अर्थ डे। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने अलाउ कर दिया है पिछले मतलब कभी बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। अब जो यंगस्टर्स हैं वो मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे कि वो अपने बैंक अकाउंट्स खोले। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला वो सारे माइनर्स जिनका एज 10 साल से ज्यादा है वो इंडिपेंडेंटली अपने बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली बैंक अकाउंट्स खोल भी सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो 18 साल के होने की आपको जरूरत नहीं है, माइनर्स ऑफ एनी एज वो सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स खोल सकते हैं। हाँ बट देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई गार्डियन नहीं चाहिए, तो ऑफकोर्स आपको एक गार्डियन तो चाहिए ही होगा। तो माइनर्स के लिए मदर जो है वो एज एज अ गार्डियन ऑफकोर्स यहाँ पर जो है वो रोल अदा करेंगी, या कोई भी आपका लीगल या नेचुरल गार्डियन जो है उसके साथ आप जा सकते हैं बैंक ब्रांच, मैनेज आप खुद कर सकते हैं। बेटा पीएनबी ने अपने फाउंडेशन डे आपको बता दूं 131st फाउंडेशन डे पीएनबी का भी सेलिब्रेट हुआ। 1894 में बना था ये पीएनबी, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में ही है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक चंद्र है और इस बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो इस बैंक ने 12 अप्रैल अपने फाउंडेशन डे वाले दिन 34 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। 34 न्यू प्रोडक्ट्स मैं याद करवाने नहीं आया हूं, मैं केवल ये न्यूज लेकर आया हूं ताकि पीएनबी का टैगलाइन आपको पता लग सके और फाउंडेशन डे अभी हाल फिलहाल में किस बैंक का हुआ है वो आपको पता लग सके। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप बाहर से स्टील मंगाएंगे, जो जितने भी इंडिया की स्टील इंपोर्टर्स हैं वो ढंग से सुन लीजिए, अगर आप इंडिया के बाहर से स्टील मंगवाते हैं तो आपको 12% ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी स्टील इंपोर्ट्स पर लगा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऑफ कोर्स अब सिंपल सी बात है, 12% इंपोर्ट ड्यूटी तो बहुत होती है, तो कोई इंसान अब स्टील इंपोर्ट क्यों ही करेगा। यही तो चाहती है गवर्नमेंट कि आप स्टील इंपोर्ट ना करें। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स को बचाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए जो स्टील आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं खासकर की चीपर स्टील, उसके इंपोर्ट पर 12% का फ्लैट ड्यूटी यहाँ पर लगा दिया गया है। और किसने लगाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। और इस समय इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? तो नाम है इनका HD कुमार स्वामी। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। इसका रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ स्मार्टफोन्स फिनेंशियल ईयर 2024-25 में हम लोगों ने एक्सपोर्ट करे। दिस इज हिस्टोरिक। फिनेंशियल ईयर, लास्ट फिनेंशियल ईयर में इंडिया का पहली बार स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा। मतलब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया हमारा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का टोटल वैल्यू, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट कर दी है। आपको पता होना चाहिए अंडर NEP 2020 बच्चों को 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाना है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने बोला कि इंग्लिश मराठी ये 2 लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तीसरा एक कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज होगी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 1 to 5। तो अब यही ना वेस्ट बंगाल तमिलनाडु केरला नहीं कर रहे हैं, क्यों? हिंदी को प्रमोट करना नहीं चाहते हैं। क्यों? ऑफ कोर्स थोड़ा कल्चर होता है, लैंग्वेज इज कल्चर अकॉर्डिंग टू देम। तो ये चेंज जो है ये फेज वाइज शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से करिकुलम चेंज कर देंगे, नहीं। तो 2025-26 के एकेडमिक ईयर में फेज्ड मैनर में ये चेंज जो है ये स्टार्ट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अनन्या पांडे, यस अनन्या पांडे शिनाल शिनाल की फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बन गई है। बिल्कुल, जो शिनाल है इनकी फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर है अनन्या पांडे। माफ कीजिएगा अगर ब्रांड नेम में ढंग से प्रोनाउंसिएट ना कर पाऊं। उसी तरीके से बहुत सी इंडियन हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे आलिया भट्ट गुची की हैं, दीपिका पादुकोण लुई विटॉन, डियोर की है सोनम ए कपूर। तो कई सारे हैं इंडियन एक्ट्रेसेस जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इन इंटरनेशनल ब्रांड्स की।
इसके बाद फ्रेंड्स 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जो है ये अनाउंस किए गए। 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मैंडो डुप्लांटिस को। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सिमोन सिमोन बाइल्स को। ठीक है जी, तो ये पोल वॉल्ट खेलते हैं मैंडो डुप्लांटिस, और जिम्नास्टिक है सिमोन बाइल्स। इसके बाद कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड रियल मैड्रिड को मिला। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड आप देख सकते हैं लेमाइन यमल को मिला। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड रेबेका को मिला। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं अदर कैटेगरीज, एक बार इसको भी देखकर जाइएगा। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स को ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट्स भी कहते हैं, मतलब बहुत बड़े अवार्ड होते हैं ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, ऑफन नोन एज ऑस्कर्स ऑफ द स्पोर्ट्स। इसके बाद फ्रेंड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूएस एस्ट्रोनॉट, बिल्कुल ही इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूएस एस्ट्रोनॉट। एज है इनकी 70th। अपने 70th बर्थडे पर अर्थ पर वापस आए। 20th ऑफ अप्रैल को ही रिटर्न बैक टू द अर्थ। और ये सोयूज MS-26 कैप्सूल में थे कुछ रशियन क्रूमेट्स के साथ। और 220 दिन इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए, 220 डेज। और कंप्लीट करे 3520 अर्थ की ऑर्बिट्स, मतलब 3520 अर्थ के चक्कर इन्होंने कंप्लीट करे अकॉर्डिंग टू नासा। और क्या नाम है इनका? इनका नाम है डॉन पेटिट। नाम क्या है इनका? डॉन पेटिट। तो डॉन पेटिट का ये 4th मिशन था, ये भी आपको बता दूं। और अब टोटल टाइम पीरियड जो इन्होंने स्पेस में बिताया है वो है 590 डेज। हालांकि अभी भी ये ओल्डेस्ट नहीं है, मतलब नासा के ही थे जॉन ग्लेन, इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू फ्लाई इन द ऑर्बिट। ये ओल्डेस्ट, अभी तक के ओल्डेस्ट हैं ये नासा के एंड इन द वर्ल्ड जो स्पेस में गए टू फ्लाई इन ऑर्बिट। तो 1998 में भेजा था जॉन ग्लेन को जब इनकी एज 77 थी। और अगर मैं डॉन पेटिट की बात करता हूं तो ही 70 years old। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया की सक्सेस अगर मैं ISSF वर्ल्ड कप 2025 में बताऊं तो हम लोगों ने इस पूरे ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 3rd पोजीशन पर हमने खत्म किया है। बिल्कुल। ISSF वर्ल्ड कप 2025 पेरू की सिटी लीमा में चल रहा था। इंडिया ने टोटल मिला के 6 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज रहा। लीडिंग कंट्री रही चाइना विद 11 मेडल्स। सेकंड रहा अमेरिका विद 7 मेडल्स। बट सॉरी, लीडिंग कंट्री रही यूएस विद 7 मेडल्स, क्योंकि 7 मेडल्स में 4 गोल्ड जीते हैं यूएस ने। सेकंड कंट्री रही चाइना विद 11 मेडल्स, क्योंकि गोल्ड 3 है। और थर्ड कंट्री हम रहते हैं, हमारे पास गोल्ड 2 ही है। 2 गोल्ड, गोल्ड के हिसाब से एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन डिसाइड गोल्ड मेडल के बेसिस पर होती है। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23rd of अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज डे भी 23rd of अप्रैल को ही आता है। इसके बाद फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सभी बैंक्स को बोला है कि वो अपनी वेबसाइट का जो डोमेन .com लगाते हो ना, वो .in में शिफ्ट कर लें। 31 अक्टूबर 2025 डेडलाइन है आपके लिए। अब सभी बैंक्स को अपना ये जो डोमेन है ये .com से .in में शिफ्ट क्यों करना है? साइबर सिक्योरिटी की वजह से, ताकि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बेहतर हो, आप ज्यादा सिक्योर और ज्यादा यूजर फ्रेंडली डिजिटल बैंकिंग को बना सके। इसके बाद फ्रेंड्स यशराज भारती सम्मान 2025 अनाउंस हुए। और ये यशराज भारती सम्मान का 3rd एडिशन था। और ये सेरेमनी मुंबई में हुई, जहां पर महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और 3 ऑर्गेनाइजेशंस को यशराज यशराज भारती सम्मान दिया गया। एक है जन स्वास्थ्य सहयोग, दूसरा है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, थर्ड है सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म। इसके बाद फ्रेंड्स पोषण ट्रैकर ने जीत लिया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोषण ट्रैकर है क्या? पोषण ट्रैकर ये मान के चलिए कि जनरली न्यूट्रिशन को ट्रैक करता है कि बच्चों में कौन कौन सी चीजें डाइट में होनी चाहिए। तो पोषण ट्रैकर एक एप्लीकेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया है। और इस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 दिया गया अंडर द इनोवेशन कैटेगरी। तो ये अवार्ड कई सारी कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड पोषण ट्रैकर को मिला।
और ये अवार्ड सेरेमनी 17th सिविल सर्विसेज डे के दिन, मतलब 22 अप्रैल के दिन ये सेरेमनी जो है ये आपको दिख रही है। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में, 2025 के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में आपको कोई इंडियन नहीं देखने को मिलता। मतलब ऑफ कोर्स इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क तो दिखेंगे ही, कियर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो भी दिखे, और मोहम्मद यूनिस जो नोबेल लॉरिएट है, इस समय बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, ये भी दिखे आपको। जबकि 2024 में आलिया भट्ट, साक्षी मलिक जैसे जो लोग थे, पर्सनालिटीज जो थी, वो टाइम मैगजीन में थी। इस बार कोई इंडियन इस मैगजीन में नहीं है। तो दैट्स इट, मतलब दिस इज समथिंग वेरी पिक्यूलियर। इसके बाद फ्रेंड्स 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे बनाया गया इंडिया। नेशनल पंचायती राज डे, आपको बता दूं 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993। इस एक्ट की वजह से इंडिया में आया 11th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मिला के 12 शेड्यूल्स हैं। तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज की बात हो रही है, इसलिए पंचायती राज डे जिस दिन ये एक्ट पास हुआ था उस दिन मनाया जाता है। उसके बाद आपको बताइए, पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी, वही पहलगाम अटैक जो हुआ। और पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने 5 बड़े एक्शन लिए। कौन कौन से 5 बड़े एक्शन? इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हम लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया है। हम टर्मिनेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में एक क्लॉज है, नो एग्जिट क्लॉज। नो एग्जिट क्लॉज कहता है कि कोई भी एक कंट्री अपने हिसाब से इस ट्रीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकती। तो दोनों चाहेंगे तभी टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, वो वाघा बॉर्डर, वाघा अटारी बॉर्डर जो अमृतसर वाला है वो क्लोज कर दिया है। पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनको बोल दिया गया है कि भाई 1 मई 2025 से पहले पहले अपने देश वापस चले जाओ। इसके बाद थर्ड क्या, कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो इंडिया ट्रेवल करना चाहते हैं अंडर सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, सार्क कंट्रीज में हम लोगों ने एक वीजा एग्जेम्पशन स्कीम चलाई थी, जिसमें सार्क कंट्रीज के लोगों को एक दूसरे के देशों में जाने से पहले वीजा फॉर्मेलिटीज उनके लिए आसान कर दी गई। तो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम में जो पाकिस्तान इंजॉय करता था वीजा, पाकिस्तानी नेशनल्स, वो हमने टर्मिनेट कर दिया। तो कोई भी पाकिस्तानी जो है उनको पहली बात तो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम में वीजा नहीं मिलेगा, और जिनको मिला भी है उनके वीजा कैंसिल भी कर दिए हम लोगों ने। और सभी के सभी पाकिस्तानी जो इंडिया में आए हुए हैं अंडर सार्क वीजा, उनको 48 आवर्स में इंडिया छोड़ने के लिए बोला गया। इसके बाद डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स, ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो है वो न्यू दिल्ली में, मतलब आप ये मान के चलिए कि मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स एट पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, इट विल बी डिक्लेयर्ड परसोना नॉन ग्रेटा। परसोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या है, कि दे विल हैव अ वीक टू लीव इंडिया। जब हम लोग परसोना नॉन ग्रेटा इशू करते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी एम्बेसीज में, आप लोगों की एम्बेसी में जितने भी जो अपना क्या कहते हैं नेवल एडवाइजर्स होते हैं, मिलिट्री एडवाइजर्स होते हैं, या जितने भी एयरफोर्स के एडवाइजर्स होते हैं, किसी दूसरी कंट्री के, जो आपकी कंट्री में एम्बेसी में काम कर रहे हैं, मान के चलो कि इंडिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उस पाकिस्तानी एम्बेसी में जो पाकिस्तान के एयर एडवाइजर्स, नेवल एडवाइजर्स, मिलिट्री एडवाइजर्स जो काम कर रहे हैं, उनके लिए नॉन ग्रेटा, परसोना नॉन ग्रेटा इशू, जो इशू है मतलब नोटिस जो है वो इशू कर दिया। इसका मतलब क्या, कि आपको 1 हफ्ते में इंडिया छोड़ना होगा। इसके बाद ओवरऑल जो इंडियन हाई कमीशन की स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान में काम कर रही है, ओवरऑल स्ट्रेंथ, वो हम लोगों ने 55 से कम करके 30 कर दी। तो ये 5 बड़े स्टेप्स हम लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर मीटिंग चल रही है, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, तो वो आपको सेंटर में देखिए मिल जाएंगे। इसी कमेटी ने ये 5 बड़े डिसीजन लिए। इसके बाद फ्रेंड त्रिपुरा ने गारिया और बोरशो बोरोन, गारिया और बोरशो बोरोन उत्सव जो है ये इनॉग्रेट किया। आपसे पूछ सकता है वो ये गारिया और बोरशो बोरोन उत्सव है क्या? ये 2 दिन तक चलने वाला कल्चरल फेस्टिवल है त्रिपुरा का, जो अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में चला। और यहाँ पे गारिया पूजा एक्चुअली में भगवान शिव मतलब महादेव जी को डेडिकेटेड पूजा है। और इस पूजा का एम है शांति, प्रॉस्पेरिटी और खुशी, हैप्पीनेस। इसके बाद फ्रेंड्स महाराष्ट्र ने लॉन्च कर दिया है पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव विमेन
एम्पावरमेंट और ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर एक तो एम्पावरमेंट विमेन भी प्रमोट हो जाएगा और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट तो है ही है, क्योंकि ई रिक्शा पोल्यूशन तो करता नहीं है। स्कीम का नाम है पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। इसको डिप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार ने लॉन्च किया। 10,000 ई रिक्शा जो है वो लड़कियों में बांटे जाएंगे। वो सारी विमेन जो एजेड हैं 20 से 50 के बीच में, स्पेशली विडो है, डिवोर्सी है, या उन फैमिली से आती हैं जो बहुत लो इनकम फैमिलीज हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है खोंजोम डे। खोंजोम डे 2025 जो है ये 23 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मणिपुर, एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 में वो सारे लोग जो ब्रिटिशर से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, तो उन शहीदों की याद में ये खोंजोम डे मणिपुर में 23 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आज से मतलब इसी महीने, पिछले महीने 50 साल पहले इंडिया की पहली सैटेलाइट इसरो ने रशिया की मदद से लॉन्च करवाई थी। सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, अगर आपको याद आ रहा हो। तो कुछ इस तरीके से ये सैटेलाइट दिखती थी। इस सैटेलाइट को बनाने में हमको 30 महीने लग गए थे। आई सेड 30 मंथ्स हमको लग गए थे। 1975 17 अप्रैल के दिन सोवियत यूनियन था उस समय। तो सोवियत यूनियन के इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल से हम लोगों ने इस सैटेलाइट को लॉन्च करवाया था। कहाँ से लॉन्च हुई थी ये सैटेलाइट? तो रशिया के कास्पुस्तिन यार से। तो कपुस्तिन यार रशिया से हम लोगों ने इसको लॉन्च करवाया था। ये इंडिया की पहली सैटेलाइट थी, इसरो की पहली सैटेलाइट। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है पियास्त्री। इनके बारे में अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। मतलब ऑस्कर पियास्त्री मैक्लेरन के ड्राइवर है। इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। तो 2025 की थर्ड विक्ट्री हो गई इनकी। और ये जीते क्यों? क्योंकि मैक्स वेस्टैपन को 5 सेकंड की पेनल्टी लगा दी, नहीं तो मैक्स वेस्टैपन भैया जीत ही जाते। 5 सेकंड की पेनल्टी लगी, इसलिए ऑस्कर पियास्त्री जीत गए। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 लॉन्च कर दिया है, जो अप्रैल 24 से 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट हुआ। और इस पूरे की पूरे इम्यूनाइजेशन वीक की थीम क्या रही? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। इसके बाद 25 अप्रैल को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मलेरिया डे और एक्सरसाइज आक्रमण। बता दूं आपको, इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज आक्रमण कर रही है। क्यों? क्योंकि पहलगाम अटैक जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए 22 अप्रैल के दिन, बहुत ज्यादा परेशान है इंडिया। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, बट वो कर नहीं रही है। तो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रहा है एक्सरसाइज आक्रमण सेंट्रल सेक्टर में, जिसमें रफाल, SU-30 और इंडिया के तमाम फ्रंटलाइनर फाइटर एयरक्राफ्ट लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर बाय चांस वॉर हो जाए तो हम कितने प्रिपेयर्ड है। इसके बाद फ्रेंड्स कुमार मंगलम बिरला, बिल्कुल ये KM बिरला है। तो KM बिरला जी जो है इनको मिला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। KM बिरला को क्यों दे रहे हैं? फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। 57-ईयर-ओल्ड KM बिरला जी आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो अब इनको हाल फिलहाल में लीला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है। कहां पर? दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम, जो कि पार्ले ईस्ट मुंबई में है। और ये अवार्ड जो है ये RSS के चीफ मोहन भागवत के द्वारा इनको दिया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में ही स्टार्ट हुआ था इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर जी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 आ गई है। मतलब एशिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन ने लॉन्च कर दी है, जिसको THE बोलते हैं आप लोग। और इस रैंकिंग के हिसाब से चाइना लीड करता है। यहाँ पर चाइना लीड करता है। रैंक नंबर 1 में चाइना का ही शिंगहुआ यूनिवर्सिटी, पीकिंग यूनिवर्सिटी रैंक नंबर 2 में आपको देखने को मिलती है। रैंक नंबर 3 सिंगापुर की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। रैंक नंबर 4 है नांगयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और इंडिया की जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो है IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विच इज प्लेस्ड 38th इन दिस रैंकिंग। सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसी रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन, इसी रैंकिंग में पहले कभी
आईआईएससी की रैंकिंग 32 होती थी, उल्टा हम लोग 6 पॉइंट्स और कम हो गए। तो रिसेंट ये जो क्राइटेरिया फॉलो होता है इन सभी यूनिवर्सिटीज को रैंक देने का, वो क्राइटेरिया है टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च, इंटरनेशनल आउटलुक, साइटेशन, इंडस्ट्री इनकम। ये सारी चीजें यहाँ पर काउंट की जाती है, फिर जाके रैंकिंग तैयार होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, वर्ल्ड कप हो रहा था पेरू में, पेरू की सिटी लीमा में, और यहाँ पर इंडिया ने थर्ड पोजीशन पर फिनिश किया। इंडिया ने 2 गोल्ड, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर मेडल, ये चारों सिल्वर मेडलिस्ट है, और एक ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने यहाँ पर जीता है। तो टोटल मिलाकर हम लोगों ने जो मेडल जीते हैं वो है 7, और 7 मेडल्स के साथ इंडिया आता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा है, रिपीटेड है ये, आई एस एस एफ स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो लीमा में हो रहा था, जिसमें फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर हम आए हैं। इसके बाद सत्यानी दास पहली इंडियन विमेन हो गई हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को कनकर कर लिया है। बिल्कुल, ये ओपन वाटर स्विमर है सयानी दास। इन्होंने हिस्ट्री बना दी। शी मेड हिस्ट्री ऑन अप्रैल 30th, अगस्त 30th नहीं, अप्रैल 30th, अप्रैल 30th को हिस्ट्री बना दी है मैडम ने। कैसे? ये पहली इंडियन विमेन हो गई है जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है, मतलब स्विम करके। अब इसी नॉर्थ चैनल में 38 किलोमीटर का पैच आता है, जिसमें बहुत ठंडा पानी आपको देखने को मिलता है। वो पैच भी इन्होंने पार कर लिया, जनरली वो पैच लोग कर नहीं पाते हैं। और इन्होंने ये स्विम 13 घंटे 22 मिनट्स में कवर करी, मतलब 13 hours 22 minutes में शी क्रॉस्ड नॉर्थ चैनल। 25 अप्रैल के दिन बेटा हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। इसी के बाद 26 अप्रैल को भी सेलिब्रेट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होता है, वो चीज जो आपने अपनी क्रिएटिविटी से निकाली है, दैट इज योर प्रॉपर्टी। और इंडिया में पहली बार ह्यूमन जीन थेरेपी का ट्रायल शुरू हो गया है। किस बीमारी के लिए? ह्यूमन जीन थेरेपी का ट्रायल फॉर हीमोफीलिया। अब ये हेमोफीलिया क्या होता है? हेमोफीलिया का ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल इंडिया में स्टार्ट हो गया है। हेमोफीलिया बेटा एक ब्लड डिसऑर्डर है जहां पर ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं नॉर्मली। तो जो ब्लड है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं। तो आपको पता ही है कि प्लेटलेट्स का काम है क्लॉट बनाना, ताकि ब्लड कट लगने के बाद ज्यादा ब्लड जो है वो ब्लीड ना हो। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली होती नहीं है। तो ये बीमारी है हेमोफीलिया। तो इसका ह्यूमन जीन थेरेपी स्टार्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों इंडिया का 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल बन गया है, जो उड़ीसा में है, सिमलीपाल। और ये उड़ीसा का वैसे सेकंड नेशनल पार्क है। उड़ीसा में आपके पास भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क तो है ही। तो भितरकनिका नेशनल पार्क के साथ अब उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क है सिमलीपाल, जो इंडिया का 107 है। ठीक है, तो 24 अप्रैल को नोटिफाई किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हुबली एयरपोर्ट। हुबली एयरपोर्ट जो है इट हैज वॉन द प्लैटिनम ऑनर, इसको प्लैटिनम ऑनर दिया गया है फॉर इट्स ग्रीन इनिशिएटिव्स। तो अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए हुबली एयरपोर्ट जो है, हुबली एयरपोर्ट कर्नाटका में है बेटा, उसको प्लैटिनम प्लैटिनम रिकॉग्निशन दिया गया है। कौन दे रहा है ये प्लैटिनम रिकॉग्निशन? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो जनरली एसीआई ही रिपोर्ट बना रही है, एसीआई ही बता रही है वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। एसीआई ये सब अवार्ड्स वगैरह बांट रही है, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद फ्रेंड्स 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। इसके बाद आता है जी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसको पूछ सकता है वो आपसे, DOSJE की फुल फॉर्म बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब दे होस्टेड द सेशन सेमिनार टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन इश्यूज। तो इन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अरेंज किया उन सब इश्यूज पर जो बेगर्स, होमलेस लोग, डेस्टिट्यूट पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। और एक काफी पावरफुल इनिशिएटिव है जिसकी थीम है हार्ड टू रीच पॉपुलेशन स्माइल बेगरी। हार्ड टू रीच पॉपुलेशन स्माइल बेगरी। तो जनरली उन चीजों पर फोकस होगा जिसमें बेगर, होमलेस, डेस्टिट्यूट पॉपुलेशन, उनको ढूंढा जाएगा, उनको रिहेबिलिएट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। उड़ान को 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 21 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च हुआ था, और 27 अप्रैल को हमने उड़ान की 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। जनरली बहुत से टीयर्स में लॉन्च हुआ ना ये,
तो जो टीयर नंबर 1 है उसकी जो है मतलब जो मतलब मान के चलिए उड़ान 1.0 से पहले जो उड़ान इनिशिएटिव था, उड़ान इनिशिएटिव जो है जो 2016 में आया था, उसको पास किया गया था अप्रैल में, लॉन्च किया गया अक्टूबर में, मत पास किया गया था पॉलिसी को अप्रैल में। तो इस पॉलिसी का 8वां एनिवर्सरी ईयर 2025 में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। इसके बाद फ्रेंड्स जीएसपी प्लस, जीएसपी प्लस हो सकता है वो आपसे पूछ ले क्या होता है। जीएसपी का मतलब पहली बात तो है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस एक्चुअली में यूरोपियन यूनियन के द्वारा चलाया गया एक मिशन है, जिसमें दुनिया की 8 कंट्रीज को, 8 कंट्रीज को ये प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब अलग से ट्रीट करते हैं। जैसे बोलीविया, केप वेर्दा, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड उज्बेकिस्तान। तो इन 8 कंट्रीज के प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में एंटर हो सकते हैं विदाउट एनी ड्यूटी। इन 8 कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। 8 कंट्रीज के प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, जो कि एक सिंगल बड़ी मार्केट है ना। तो ये अब जो जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है, इसका हर साल मतलब हर ये मान के चलिए बाई एनुअल रिव्यू होता है। तो बाय एनुअल रिव्यू के लिए जीएसपी की टीम जो है ये श्रीलंका पहुंच चुकी है। श्रीलंका में ये टीम रहेगी अभी कुछ दिन, और देखिएगी कि क्या श्रीलंका वो सारी चीजें फॉलो कर रहा है जिस चीज के बेसिस पर हमने उसको जीएसपी की लिस्ट में डाला हुआ है। तो किन कंट्रीज को जीएसपी की लिस्ट में डाला जाता है? वो कंट्रीज जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे ह्यूमन राइट्स पर, लेबर राइट्स पर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर, गुड गवर्नेंस पर, जो कंट्रीज इन 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर देती है, उन कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस की लिस्ट में डाल देता है। इसके बाद फ्रेंड्स पद्मा अवार्ड दिए गए इस बार, है ना। और पद्मा अवार्ड में हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। तो इस बार पद्मा अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 71 लोगों को दिए। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ये सेरेमनी जो है ये ऑर्गेनाइज होती है। इसके बाद दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने आयुष्मान व्यय वंदना स्कीम लॉन्च करी है, आयुष्मान व्यय वंदना स्कीम, जिसमें 70 साल और उससे ऊपर के लोगों को 10 लाख का हेल्थ कवर दिया जा रहा है, 10 लाख का हेल्थ कवर। ये स्कीम 28 अप्रैल को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी आपको ये लॉन्च करते हुए दिख जाएंगे स्कीम को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है यूट्यूब इंडिया ने गुंजन सोनी को अपॉइंट किया है एज द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो ये है सीएमडी, कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया, यूट्यूब की इंडिया हेड एक तरीके से, या इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर। नाम है इनका गुंजन सोनी। और इनसे पहले थे ईशान चैटर्जी, बट ईशान चैटर्जी जियो सिनेमा में चले गए, वो जियो सिनेमा के सीआरओ बन गए, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बन गए, इस वजह से गुंजन सोनी को यूट्यूब ने ये रोल दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मधुसूदन साई, ये है मधुसूदन साई को फिजी का हाईएस्ट ऑनर मिला फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो मानवता के लिए जो भी इन्होंने आज तक किया है उसके लिए फिजी का हाईएस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑनर, नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, ये मिला है मधुसूदन साई को। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड ये फिजी आइलैंड्स का हाईएस्ट ऑनर है फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसके बाद फ्रेंड्स आज ही के दिन मतलब 26 तारीख के ही दिन 2016 में, या सॉरी 2016 नहीं, 26 तारीख के ही दिन अगर हम बात करते हैं तो उज़्बेकिस्तान, आज जहां पर यूक्रेन है वहां पर जो चर्नोबिल नाम से एक न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था, तो चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। तो अगर वो आपसे पूछे कब हुआ था, आज से तकरीबन 2025 चल रहा है, 1986 की बात है ये। तो 26 अप्रैल को यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इंटरनेशनल चर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट होता है, और ये दिन 2016 से मनाया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स 26 अप्रैल को ही, मतलब जनरली आप क्या करते हैं अप्रैल में जो लास्ट सैटरडे होता है ना, अप्रैल के लास्ट सैटरडे वर्ल्ड वेटिनरी डे सेलिब्रेट होता है। और इस बार अप्रैल का लास्ट जो सैटरडे था वो 26 को ही आया, तो 26 को ही बनाया गया वर्ल्ड वेटिनरी डे। इस बार की थीम रही एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। इसके बाद 29 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डांस डे, एंड इंडिया काफी डोमिनेट रहा एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में। अगर आप देख रहे हैं ये
एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 का सेकेंड एडिशन था। इंडिया ने टोटल मिलाकर 83 तो गोल्ड मेडल जीते हैं भाई साहब। मतलब योगासन में हमारा कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। 83 गोल्ड। सेकंड पोजीशन पे जापान, जिसने केवल 3 ही गोल्ड जीते हैं। 83 गोल्ड अकेला इंडिया जीता यहाँ पर। और ये इवेंट जो है ये केडी केडी जाधव एरिना, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स, मानुष शाह और दिया चिटाले ने फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 जो है वो मिक्स्ड डबल टाइटल जीत लिया है। दे वॉन द मिक्स्ड डबल्स टाइटल ऑफ द 2025 WTT कंटेंडर ट्यूनिस एंड बिकमिंग द ओनली सेकंड इंडियन पेयर। ये सेकंड इंडियन पेयर है इस WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 को जीतने वाले, क्योंकि WTT कंटेंडर 2000 सॉरी WTT कंटेंडर आज तक कभी जो है वो एक ही पेयर जीता है। नाम है मनिका बत्रा एंड सत्यान साथियन गणनेश करण। तो साथियन गणनेश करण एंड मनिका बत्रा के अलावा WTT कंटेंडर टाइटल अब ये दूसरी जोड़ी है जिसने जीत लिया है। नाम है मानुष शाह एंड दिया चटाले। इसके बाद 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, आपको पता ही है, राजस्थान रॉयल के, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। यंगेस्ट यंगेस्ट इंडियन मतलब IPL प्लेयर है जिन्होंने शतक बना दिया है। इनकी एज है 14 ईयर्स एंड जस्ट 32 डेज ओल्ड। और मैच चल रहा था राजस्थान रॉयल और GT का। और इसी के साथ ही हैज स्कोर्ड द सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ IPL। 35 बॉल्स में 100 रन मार दिए इन्होंने, सेकंड फास्टेस्ट। इसके बाद बेटा रामानुजन इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन है, इनकी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी जा रही है। ये बुक जो है 30 अप्रैल को लॉन्च हुई और नाम है इसका रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। किसने इस बुक को लिखा है? ऑथर्ड बाय अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। तो अरुण सिंघल जी और देवेंद्र कुमार शर्मा इसके ऑथर रहे। और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया प्लस वाणी प्रकाशन, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस बुक को लॉन्च किया गया। और इस वीक का लास्ट करंट है April 30। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होनी थी क्योंकि 8 दिन मुझे कवर करने थे, 22 से 30। आयुष्मान भारत दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 30 अप्रैल को। और इसी के साथ दोस्तों ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको मजा आया होगा। थोड़ी सी लॉन्ग है आई नो, बट आप बस सुने, नोट्स मत बनाइए। GS कभी याद नहीं होती नोट्स बनाकर, वो सब मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपको बस सुनना है। जितनी बार सुनोगे उतनी चीजें याद होंगी। जितनी ज्यादा रिटेनिंग कैपेसिटी के साथ सुनोगे उतना बेहतर है बेटा आपके लिए। क्यों बेहतर है? क्योंकि GS आप लोगों के जनरल टेस्ट या किसी भी टेस्ट में आपको ऑप्शंस मिलने हैं। तो अगर आपको कुछ भी याद रह गया तो 4 ऑप्शंस में से बड़े आसानी से निकाल लोगे। बहुत आसानी से यहाँ पर आंसर्स लगते हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत एक तो कि मेरे से नहीं होगा, आपसे होगा, सबसे होगा। इसी के साथ यह वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी मई की फर्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।